हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास से हमारी, और हम लोग 10th क्लास में हिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं जो एक यूनिक टॉपिक है। जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा, कल हम लोग 1857 का रिवोल्ट देख रहे थे और हमने देखा कि 1757 से बैटल ऑफ प्लासी से कैसे अंग्रेजों ने भारत में नींव जमाई, और 1757 से लेकर 1800 आपके 57 तक पहुंचने में 100 वर्ष लगे। और वो जो क्रांति, वो जो विद्रोह हुआ था, असल में अंग्रेजों ने उसको विद्रोह कहा, हमने उसको क्रांति कहा। क्रांति का मतलब होता है बदलाव से, कोई परिवर्तन से। विद्रोह का मतलब होता है किसी चीज से आप सहमत नहीं है, उसके प्रति अपना उग्र रूप दिखाना विद्रोह कहलाता है। अब 100 साल में जो कारण हुए, हमने देखा कि वो चर्बी लगे कास्तूर का कारण बना, लेकिन वो सत्य नहीं था, पूर्णतः सत्य नहीं था, लेकिन वो तत्कालिक कारक जरूर था। क्या था? वो तत्कालिक कारक जरूर था। तो हमने उन बहुत सारे कारकों पर हमने बात करी, वहां पीछे की पूरी पृष्ठभूमि को हमने पढ़ा कि भाई क्या स्थिति इसमें थी, क्या कहती। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े तो हमने इसमें पढ़ लिया विद्रोह की पृष्ठभूमि, पूरे कार्य, न्याय अन्याय के प्रशासन के दौर पर। हमने इन सारी चीजों को देखा कि किस तरह से उन्होंने का मंजर पूरा हमने बात की कि अंग्रेजों ने किस तरह से उन पर देखा और उनको चलाया। ठीक। और सारी चीजों को हम लोग एक एक करके इसमें देख चुके। हो गया? अब देखिए, शुरू करते हैं, वापस आगे बढ़ जाते हैं। तो उन सारे मुद्दों को कल हम लोग इसमें देख चुके हैं। वो कारण जो बने थे, उन सारे कारणों को भी हमने देख लिया, सारे महत्वपूर्ण चीजों को। अब आगे बढ़ रहे हैं और देखिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को यदि बारीकी से खोजा जाए, कह रहे आप अगर 1857 कारणों को अगर आप बारीकी से खोज रहे हैं तो आपको, अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति में सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व रहा। और कह रहे कि अगर आप इसको देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई कारण बना है 1857 की क्रांति का, वो क्या था? इसकी राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेग्स जो था, इसकी सबसे बड़ी नीति रही। किंतु लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग की कूटनीति कम जवाबदेह नहीं थी। केवल आप वॉरेन हेस्टिंग को ही जिम्मेवार बना दें ऐसा नहीं है, उसमें रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? रॉबर्ट क्लाइव, वेलेस्ली, सायक संधि, याद आया कुछ आपको? तो इन लोगों ने ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे, चाहे वो लॉर्ड डलहौजी हो, लॉर्ड क्लाइव हो और वॉरेन हेस्टिंग। सैनिक असंतोष और चर्बी लगे कास्तूर में 1857 के महान विद्रोह का सबसे प्रमुख था। तत्कालिक कारक बताया जा रहा है कि एकमात्र कारण नहीं था, क्योंकि प्लासी के युद्ध के उपरांत जब 29 मार्च 1957 को मंगल पांडे द्वारा एकजुट होकर हत्या की गई, तब अंग्रेज प्रशासन 100 वर्षों के इतिहास में कहीं विद्रोह के कारण छुपे हुए चर्बी वाले कास्तूर, असैनिक विद्रोह और ये चिंगारी वगैरह सब कुछ ये रहा। अतः भारत में अंग्रेजों का विस्तार भारतीयों के अनेकों संकटों, आपदाओं और समस्याओं का जनक बना। अंग्रेजों को निजी नीतियों के भारत में प्रचलित सभी पुरानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विनाश कर दिया। लोगों के जीवन के निर्वाह में सारे धन टूटने, बिखरने, असंतोष, व्यापक नीति के कारण ही भारत में राजाओं, महाराजाओं, नवाबों, सैनिकों हृदयों में काफी संतन का विरोध की भावना और अधिक क्रूरता के रूप में लिया। और कुछ समय के पश्चात समग्र वर्ग कैसे हो गए? आपका एकजुट होकर बन गए। कैसे बने? एकजुट। तो कारण क्या रहा, ये आप इसमें देख सकते हो। तो 1857 के कारण को अगर बारीक से खोजा गया तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे कारण ही क्या रहे? सारे कारक जो था आपके रिस्पॉन्सिबल रहे। केवल आप किसी एक फैक्टर के, एक कारक के आधार पर नहीं कह सकते इन कारक ने ही इन सबको ऐसा किया है। क्लियर है? बहुत सारे कारक इसमें। सुप्रसिद्ध इतिहासकार सुंदरलाल ने
अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को अनेक मिसालें प्रस्तुत की, किंतु कुछ महत्वपूर्ण कारणों को जानने के पश्चात 1857 ईस्वी के विद्रोह को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन विद्रोहों के कारण अधोलिखित हैं। अधोलिखित का मतलब बहुत सारे नीचे लिखे गए। जैसे पहला कारक की अगर हम बात करेंगे, राजनीतिक कारक, और राजनीतिक कारक में आप देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स, यानी कि राज्य हड़प कर व्यवस्था का सिद्धांत, उसको हम देखेंगे। भारतीय राजा, महाराजा और अंग्रेजों को राज्य विस्तार की नीति से खतरा स्पष्ट दिखाई देने लगा था, क्योंकि अंग्रेजों को द्वारा दिए गए कुछ घृणित कार्य से भारतीयों को भय था कि अधिक बढ़ गया। उन्होंने लगा कि अंग्रेज उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर देंगे और भारतीय रियासतों को अपना अधीन छीनने की अभिलाषा ने डलहौजी के काल में ही विकराल रूप धारण कर लिया। डलहौजी ने लगभग 8 साल राज्य को सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, जैतपुर, कर्नाटक जैसे राज्यों की नैतिक, राजनीतिक आचार की सभी सीमाओं का उल्लंघन और व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स के तहत अंग्रेजों के साम्राज्य का विलय, अवध कुशासन का आरोप, अंग्रेजी समान इन सब चीजों पर शासन पर लगा। क्लियर है? और इनको हमने देखे। लॉर्ड डलहौजी ने विदेशी शासकों के निसंतानों को उत्तराधिकारी के लिए दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा नहीं दी, कि जिनके पुत्र नहीं है वो दत्तक पुत्र धारण नहीं कर सकते बिना कंपनी की आज्ञा के। अगर धारण करते हैं तो जो उनका साम्राज्य है कंपनी में विलय हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता, शासक वर्ग अंग्रेज दुश्मन बन गए। अंग्रेजों के प्रति उनका आशंका और विश्वास उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह दिखाई देता है। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने खुला विद्रोह कर दिया। अंत राजा का अपनी रियासत के प्रति भय का निर्धारण हो गया। अब राजा को डरने लगने लगा, यार अगर मेरे बाद अगर कोई शासक नहीं मिला तो मेरा साम्राज्य किसी कंपनी में चला जाएगा, किसी का अधीन रहेगा नहीं। मेरी वंश परंपरा, मेरा कमाया हुआ पूरा पावर, मेरा सत्ता, मेरे साम्राज्य, मेरे संसाधन, मेरे लोग सब चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को खोने का जो आपका डर लगा हुआ था, ये डर उन सब चीजों को आपको दिखा रहा था, बता रहा था कि कैसे कैसे क्या कुछ है। क्लियर है? ठीक, आप देखिए दिल्ली सम्राट का के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेज द्वारा किए गए अत्याचारों से दिल्ली का सम्राट अछूता नहीं था। कह रहे जो अत्याचार हुए थे उसमें दिल्ली के जो सम्राट थे, बहादुर शाह जफर और शाह आलम द्वितीय बहुत शासक रहे। खास कर बात चली मुगल बादशाह शाह आलम। कौन रहे थे मुगल बादशाह? शाह आलम। क्लियर है कि 1957 से लेकर 1806 तक चले। सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी ने झेला अंग्रेजों का तो इस व्यक्ति नहीं झेला, शाह आलम। और आप जानते हैं सादा आलम, दिल्ली दा पालम, इनका साम्राज्य केवल दिल्ली से लेकर पालम तक बच गया था, पालम एयरपोर्ट तक जहां पर है। क्लियर है? अंग्रेजों को उनका सम्मान करते थे। दिल्ली के दरबार में फतवी एक खास यानी कि खास नौकर अंग्रेज गवर्नर स्वयं को मानते थे। कह रहे हैं कि उन्होंने एक बाप के पदवी दी दिल्ली के शासक का कि हम लोग क्या है, खास गवर्नर है। किंतु साम्राज्य विस्तार की नीति ने अंग्रेजों को दिल्ली के सम्राट की अवहेलना करने को मजबूर कर दिया। भाई वो तुम्हें करने नहीं देगा, तुमको अपना एक्सपेंशन करना है, अपने आप को बढ़ावा करना, अपने साम्राज्य को, तो तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने वो करने का प्रयास किया। अब देखिए उनकी अवहेलना को अंग्रेज दिल्ली सम्राट के दरबार में कार्यवाही और उत्तराधिकारी के नियुक्ति में हस्तक्षेप व कूच करने लगे। अब कार्यवाही कैसे चलेगी और उत्तराधिकारी की नियुक्ति कौन होगी, इन सब में उनका पूरा इंटरफेरेंस था। दिल्ली सम्राट भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से असंतुष्ट। अगर आप देखिए, अब हम हैं, चाहे हम अपनी सरकार को कितनी गाली दें कोसे, लेकिन कोई दूसरा आदमी अगर उंगली करेगा या उनको परेशान करेगा, कोई गाइडेंस देगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे सेम इनका था कि हमारा राजा कैसा ही सही, लेकिन दूसरा आदमी अगर उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इनके विरुद्ध भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ने लगा। अंग्रेजी सरकार ने इसके अलावा कुछ और ऐसी शर्तों को भारतीय के सामने रखा जिससे उनके भीतर क्रोध की ज्वाला अंदर ही अंदर धधक रही थी।
मुगल सम्राट को उत्तराधिकारी और बादशाह के स्थान पर शहजादा कहा गया। तो जो मुगल सम्राट बादशाह थे, जो आपका मुगल उत्तराधिकारी थे, उसे बादशाह के स्थान पर क्या कहा गया? शहजादा। दिल्ली का लाल किला खाली हो गया और मासिक खर्चे हेतु 1 लाख की जगह 15,000 रुपए दिए गए। इस तरह से अनुचित अभिप्राय कार्य दिल्ली में क्रोध भड़क गया। अब जहां तो उनको पेंशन भोगी बनाया था, आपने देखा था बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1 लाख रुपए मिलते थे। अब 1 लाख की जगह आपको किला भी खाली करना है और मात्र आपको 15,000 रुपए महीना मिलेंगे। तो किला भी गया, 1 लाख रुपए भी गए और मात्र 15,000 रुपए और बाहर रहना है। तो क्या स्थिति बची उनकी? अब सोच के देखिए। अब ये तो काम करा इन्होंने दिल्ली में। अब दिल्ली के साथ साथ एक पहले बहुत बड़ी रियासत थी भारत में और बिल्कुल पास में पड़ती उत्तर भारत में अवध की रियासत। अवध यानी कि वर्तमान का लखनऊ। अगर आप जाओगे आप देखोगे लखनऊ को तो वो आपको पता लगेगा। अब देखिए, लखनऊ के कुशासन के आरोप। अवध में वाजिद अली शाह का शासन था। ये अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह और इनकी राजधानी लखनऊ थी। अवध पूरा क्षेत्र अवध के आसपास, और इनकी राजधानी क्या थी? लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान कैपिटल है। क्लियर है? ये अंग्रेजों को हमेशा वफादार होने की पश्चात भी डलहौजी ने से कुशासन का आरोप थोपा। अंग्रेजों के वफादार थे, फिर भी क्या लगाया कि भैया इनका शासन बढ़िया नहीं चल रहा, कुशासन है यहाँ। उनको कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। क्या कर लिया? विलय। सुरेंद्र नाथ सेन, ये उस जमाने के इतिहासकार हैं, सरकारी इतिहासकार थे। ने इस विषय में लिखते हैं कि भारतीयों को यह भी देखकर चिंता हो गई कि दोस्त और दुश्मन दोनों एक जैसे हाल में। ये तो दोस्त थे अवध वाले, अब दोस्त और दुश्मन का सेम हाल है। तो 1856 में अवध पर आधिपत्य के पश्चात अंग्रेजों के लिए बचा थोड़ा विवश हो गया। चीजें बिगड़ गई भाई, ये तो किसी को नहीं बकस रहे हैं, चाहे अंग्रेज हो या दोस्त। इस प्रकार अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय ही मुसलमान, कुलीन, सैनिक, सिपाही, कृषक सभी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अब जैसे ही अवध को मिलाया गया तो अवध के बहुत सारे लोग बंगाल की सेना में थे। क्लियर है? और भारत की और जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो आपका ब्रिटिश रेजिडेंट में जो आपके भर्ती हुए थे, बहुत सारे लोग आपके बंगाल के थे। सॉरी, ये इसके थे आपके अवध के। मंगल पांडे भी अवध से थे। सोच के देखिए, एक तो उनके साथ चर्बी लगे कास्तूर, कान में बाली पहनने से मना करना, तिलक लगाना, चुटिया रखने को मना कर देना, नमाज ना पढ़ना, मंदिर ना जाने देना, जबरदस्ती विदेश ले जाना और उनके फैमिली वालों पर जबरदस्ती आपके लगान थोपना, ठीक है, और फिर उनके राजा को हटा देना। तो सब कुछ उनके साथ ही हो रहा था। तो विद्रोह का कारण तो खूब पनपेगा उनके साथ। और जब ये कारण पनपा तो इतना पनपा कि उन्होंने अपने अंदर एक ज्वाला सी महसूस की और वो ज्वाला फटी। वो ज्वालामुखी 1857 का रिवोल्ट हुआ। लोग कहते हैं कि अगर इसको सही दिशा मिल जाती या उस जमाने का जो अमीर वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग इसको सपोर्ट कर देता, तो 1857 में ही अंग्रेज चले जाते। इन कब गए कब? 1947, यानी कि 90 वर्ष के बाद। उसके उनकी नीति बदली। 1947 में देश आजाद होता है और आप देखेंगे कितना लंबा समय हमने ट्रैवल किया। 190 साल। 10 साल पहले थे, यानी कि लगभग 200 साल के आसपास अंग्रेजों ने भारत में शासन किया। कितना लूटा होगा उन्होंने 200 साल तक। इस प्रकार अवध को अंग्रेजी राजे से मिली मुस्लिम कुलीन वर्ग, सैनिक, सिपाही, कृषक सभी के विरुद्ध हो गए और अवध में असंतोष का कारण बना। यहाँ का शासक बनता है बिरजिस कादिर और इनकी माँ बिरजिस कादिर को आपका दिल्ली 1857 क्रांति में भाग लेने का कारक बनती है। बाद में वो आपका यहाँ से भागकर आपका लखनऊ चली जाती, तो सॉरी नेपाल चली जाती। फटाफट नजर दौड़ाइए और देखिए क्या स्थिति थी क्रांति की और क्या कुछ आपको सीखने को राजनीतिक कारण में। नाना साहब पर अत्याचार। और आप जानते हो नाना साहब कौन है? बाजीराव के पेशवा, मतलब पेशवा के अंतिम जो है उत्तराधिकारी, ये भी आपके दत्तक पुत्र थे।
नाना साहब के साथ अत्याचार। अंग्रेज द्वारा किए गए घृणित कार्यों में से एक कार्य पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ भी अत्याचार अर्थात बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी नाना धतूपंत को ब्रिटिश सरकार द्वारा पेंशन देना बंद कर दिया। सोच को देखिए, कहां से उठा के लाए? महाराष्ट्र से। बसाया कहाँ? कानपुर के पास एक जगह पड़ती है बिठूर, वहां बना था कि विद्रोही ना कर सके, पहुंच ही ना पाए वहां तक वापस। किसके पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे आपके नाना साहब, और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने नाना धोतुपंत। धोतुपंत को नाना साहब के नाम से जानते थे। इनको एक पेंशन मिलती थी, कानपुर के पास बिठूर में रहते तो पेंशन भी बंद कर दी। तो बिठूर में स्थित जागीर छीन कर नोटिस दिया। इस कार्य के खिलाफ नाना साहब के पूर्व में ही संधि की बातें सामने रखते हुए अपने प्रतिनिधि अजीम मुल्ला खां को इंग्लैंड भेजा। ब्रिटिश शासन से अपील की, किंतु उस पर कोई लाभ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। भैया, हमारे पास एक संधि हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट था हमारे पास, वैसे कहा गया था कि आपको जागीर मिलेगी, आपको इतना पैसा मिलेगा। अब तुम अपनी शर्तों को मान नहीं रहे हो, हमसे रियासतें छीन ली गई हैं, ऐसे कैसे? लंदन जाके बात करी, कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां कोई सुनवाई। ठीक है, अब देखिए, इतिहासकार सुंदरलाल ने लिखा है, सर जॉन चार्ल्स बाल ट्रेविन मार्टिन चारों प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार मानते हैं कि अन्याय नाना के पक्ष में नहीं हुआ, न्याय नाना के पक्ष में नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप नाना साहेब ने हृदय में अंग्रेजों के प्रति नफरत बढ़ती चली गई और 1857 के आते आते यह विद्रोह गतिविधि रूप से शामिल हो गए। अब उनको न्याय नहीं मिला उनके पक्ष में, आगे विद्रोह करेगा ही, उसके अंदर वो आग पनपेगी ही, और पन भी तो विद्रोह हुआ। क्रीमिया और अफगान के साथ युद्ध। इसी समय क्रीमिया और अफगानिस्तान के साथ भी युद्ध चल रहा था। क्लियर है? वहां के शासकों को लेकर, सिंध के शासक को बसावट को लेकर, अपने अधिकार को लेकर अंग्रेजों ने वहां भी अपना इंटरफेरेंस किया था। उसका देखिए, सिंध में भी किया। म्यांमार भारत का हिस्सा था, 1835 में उसको अलग किया, भारत में था म्यांमार। क्लियर है? बंगाल का तो बहुत आपका नया विभाजन है, भारत और पाकिस्तान। विदेशी देशों में हुए युद्ध जैसे क्रीमिया का युद्ध, अफगानिस्तान का युद्ध, चीन के विरुद्ध युद्ध आदि, अंग्रेजों की पूर्णतः क्षति हो गई, बड़ा नुकसान हुआ। क्या हुआ? तो बहुत बड़ा एक लॉस मेकिंग के रूप में अपना हमारा क्या हुआ है भाई, काफी लॉस हुआ है। एक इसकी आयोजकता समाप्त हो गई है। भारतीयों की प्रेरणादायक विचार प्रबल कड़े हैं, अंग्रेज सैनिकों को अधिक मजबूत नहीं है, इनके खिलाफ आसानी से विद्रोह किया जा सकता है। इस प्रकार अंग्रेजों को दोषपूर्ण नीति कृषकों, दस्तकारों, अधिकांश इत्यादि को असंतोष का कारण बनी। इस प्रकार भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए अभिजात वर्ग शक्ति और पदवी से वंचित होना पड़ा। साथ ही भारतीयों को हमेशा हे दृष्टि से देखना, विश्वास करना, ईमानदारी के अयोग्य समझना, इस तरह के कार्य को अंग्रेजों के भारतीय अधिकार और कर्म को असंतोष पर भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1857 में इस विद्रोह में कूदा। तो हर कोई किसी ना किसी कारण की वजह से ही विद्रोह में आया, और जिनका कोई कारण नहीं था वो बिना बात, ये जो क्रांति हुई इसमें किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो जो भी कोई व्यक्ति इस क्रांति में इंटरफेरेंस कर रहा था, कोई भी इंटरफेयर कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उसका अपना पर्सनल हित छुपा हुआ था, और अपने उस पर्सनल हित की वजह से ही वो इसमें एंट्री करी। यही कारण सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। 1857 का जो क्रांति हुई, चलिए देख लिया, आगे बढ़ेंगे आप। तो सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप। अब भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारे सामाजिक और धार्मिक जो भी हमारी एक्टिविटी है उनमें ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार साम्राज्य स्थापित में भारत में अत्याधिक आधुनिकता की थोपने की कोशिश। जब ब्रिटिशर लोग भारत आए तो उन्होंने कोशिश की कि हम जो मॉडर्न चीजें हैं, आधुनिकता को हम लोग यहाँ थोपें, और उन्हें वो बर्दाश्त न हो। हिंदू मुस्लिम समाज आपको तैयार न था, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था हस्तक्षेप करना
कूटनीति अपनाई और उसे भारत में रूढ़िवाद की जनता को कभी पसंद नहीं किया गया। उसके पश्चात गंभीर उथल पथल होना प्रारंभ हो गई। सती प्रथा, शिशु प्रथा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना सुधार कार्य, किंतु परंपरावादी भारतीयों को अपने सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप, आहस्तनीय और भारतीयों को जड़तत्व रूढ़िवादिता से भरा जीवन, शोषण मूलक और समन्वय स्थापित करना था। अंग्रेज भारतीयों के प्रति कठोर व्यवहार और हे दृष्टि से देख पाना, उनके लिए भारतीयों को जीना मरना, स्त्रियों का अत्याचार, अपमान, ये सारे कार्य इसके अंतर्गत हो रहे थे। तो ये इन सारी चीजों को देखकर भारतीयों को लग रहा था कि अंग्रेज हमारे अंदर, हमारे सामाजिक और धार्मिक ढांचे में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हमारी मूल व्यवस्था, हमारा धर्म आपका बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। इन सभी को लेकर बड़ा लंबा युद्ध और संग्राम छिड़ा, जिसको हमने देखा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर को हम लोग विराम देंगे। मिलेंगे आगे सामाजिक और धार्मिक जो हमारा क्रियाकलाप है उसमें आगे। धन्यवाद।